नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। यह हमारी इस सीरीज की 213वीं क्लास है। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और रिवीजन भी आपका साथ साथ में यहाँ पर चलता रहे। इस सीरीज की 6 मास्टर वीडियोस बन चुकी हैं। उन 6 वीडियोस के माध्यम से इस सीरीज के शुरुआत के 3000 प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि चोल राजा को हराने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? सीधा सा इसका आंसर है आपका कृष्ण तृतीय। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। जब हमने दिल्ली सल्तनत की क्लासेस को कवर किया था, उसमें मध्यकाल में जो सारे इंपॉर्टेंट राजवंश थे आपके मध्यकाल की शुरुआत से पहले, तो उसमें हमने पल्लवों के बारे में, चोल राजाओं के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में जाना था। राष्ट्रकूटों में एक राजा हुए जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, और इन्हीं कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी जिसको कहा जाता है तक्कोलम का युद्ध। यह जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में हुआ था। यह परांतक प्रथम चोल नरेश था और इसी को पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। तो यह आपका इस सवाल का सही आंसर होगा। राष्ट्रकूटों को लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को इसी के साथ नोट करते हुए जरूर चलें। जो राष्ट्रकूट वंश था, इस वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम था दंती दुर्ग। इसको ध्यान रखेंगे। इनकी जो राजधानी थी वो मान्याखेत थी। इनकी जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, एलोरा का जो फेमस कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसी वंश के, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है। इसके अलावा किस राष्ट्रकूट शासक ने वीर नारायण की उपाधि को धारण किया था? तो इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की रचना भी है कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग, और इसी अमोघवर्ष ने वीर नारायण की उपाधि को धारण किया था। ठीक है। इसी अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। यह सवाल भी बन सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने लिया था। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है, इसमें हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? 2 कंडीशन में इनको निलंबित किया जा सकता है, एक युद्ध की स्थिति में और एक बाहरी आक्रमण की स्थिति में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। वो मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक है। एक मौलिक अधिकार है 19, जिसके अंदर 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस मौलिक अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। ठीक है। अगर इसको और सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करें तो मौलिक अधिकारों को 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। एक कैटेगरी में है आपका अनुच्छेद 19, एक कैटेगरी में है आपके अनुच्छेद 20 और 21, और एक में है आपके जो बाकी के बचे मौलिक अधिकार। ठीक है। जो अनुच्छेद 19 है, इसे निलंबित किया जाता है आर्टिकल 358 के तहत। जो आर्टिकल 20 और 21 हैं, इन मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, इनका निलंबन आर्टिकल 359 के तहत होता है। जब हमारे देश में आपातकाल लगता है, 358 अपने आप लागू हो जाता है अगर आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। ठीक है। इसके लिए कोई अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है, इन 2 आधार पर यह आर्टिकल अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह इस आर्टिकल को एक्टिवेट कर सकता है और बाकी के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है। और ये वाले मौलिक अधिकार तो कभी भी निलंबित नहीं होते।
इस चीज को ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19 है जो खुद ही निलंबित हो जाता है आपातकाल के समय, केवल दो आधार पर होगा, अगर आपातकाल युद्ध की वजह से लगा है या बाहरी आक्रमण की वजह से। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगा है तो यह लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधान परिषद में विधानसभा को कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती। देखिए, राज्य विधान परिषद जो होती है उसमें कितने सदस्य होंगे ये कैसे डिसाइड किया जाता है? यह डिसाइड किया जाता है उस राज्य की विधानसभा से। उस राज्य की विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा का 1/3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम यह संख्या है आपकी 40। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में 150 सीटें हैं, तो 150 सीटों का 1/3 कितना हो गया? 50 हो गया। उस राज्य की विधान परिषद में कितनी सीटें होंगी? 50 सीटें होंगी, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं, 100 का 1/3 लगभग आपका 33 यहां पर बैठा। 33 तो हो नहीं सकते क्योंकि 40 से कम भी नहीं होंगे, तो उस राज्य में कितने होंगे? 40 विधान परिषद की सीटें होंगी। तो अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम आपका 40। इसी प्रकार विधानसभा के लिए भी संख्या निश्चित है, ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60। ठीक है, नेक्स्ट है, वाणिज्य बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? यानी वह राशि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको हर समय आरबीआई के पास रखनी होती है, उस आरक्षित राशि को कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR वो राशि होती है, वो धनराशि होती है जो बैंकों को, देश का जो केंद्रीय बैंक है हमारे संदर्भ में जो आरबीआई है, उसके पास हर समय रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसी से मिलता जुलता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है? ये भी एक न्यूनतम प्रतिशत होता है कि बैंक को इतना % हर समय अपने पास रखना होगा जिसे वो लोन के लिए किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, यानी परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 पिट्स इंडिया एक्ट में करी गई। दूसरा, 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति यहां पर बनाई गई जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है, इसका गठन किया गया। ये वाला कथन भी आपका सही है। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, और इसमें कुल 6 सदस्य शामिल थे। ठीक है, राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा ले लिए गए, यह कथन आपका गलत है, ऐसा इस एक्ट के माध्यम से नहीं हुआ था। ठीक है, तो कंपनी के लोन सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार ने ले लिया, यह कथन आपका गलत होगा। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया, यह भी आपका बिल्कुल सही है। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर की ताकत बढ़ा दी गई थी। इस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से मद्रास और बंबई की जो सरकारें होती थी उनको पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन ला दिया गया, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर होता था उसको यह अधिकार दिया गया कि वह दूसरे किसी भी प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, वो अधिकार भी इसी के तहत मिला। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है? देखिए, महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे भी आपने ध्यान रखना है। इस हिमालयी क्षेत्र में जो ये वृहद हिमालय है, यहां पर कई सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो भी आपके वृहद हिमालय में ही आता है। इनमें से कौन कौन है जो महान हिमालय में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में है। K2 की बात करें, काराकोरम श्रेणी में है और ये आपके ट्रांस हिमालय में पड़ती है, यानी ये ट्रांस हिमालय में है, महान हिमालय में नहीं। धौलागिरी की बात करें, नेपाल में आपका स्थित है, महान हिमालय में है। नंदा देवी की बात करें, उत्तराखंड में है, महान हिमालय में है। नामचा बरवा ये आपके दक्षिणी तिब्बत में पड़ता है, ये भी महान हिमालय में स्थित है। तो 2 को छोड़कर बाकी सारे पर्वत महान हिमालय में आते हैं।
तो जहां पर आपका 2 है वो एलिमिनेट हो गया और एक ही आपका आंसर बचा 1 3 4 5। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से पर्वत शिखर हैं जो महान हिमालय में शामिल हैं? कंचनजंगा वो भी महान हिमालय में है, मकालू पर्वत यहीं पर है, अन्नपूर्णा पर्वत यहीं पर है, नंगा पर्वत वो भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, सवाल आता है आपके पास कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है? तो वृहद हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसा आप जानते हैं हमारे देश में यह व्यवस्था है कि अगर कोई राज्य कोई विधेयक पास करता है अपनी विधानसभा से, राज्यपाल के पास वो विधेयक जाएगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने विचारार्थ में रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? यह कहा गया है आर्टिकल 201 में। आर्टिकल 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना शामिल है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? ये हमने कनाडा से लिया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हमने जो हमारा संघीय ढांचा है पूरा वो कनाडा से लिया है। फेडरल सिस्टम जो हमारा पूरा है कि केंद्र और राज्य कैसे काम करेंगे, तो ये भी आपका उसी से जुड़ा हुआ सवाल था। कनाडा इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी वहीं से लिया है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कश्मीर हिमालय में जो हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप हैं और दूसरे पदार्थों का जो हिमोड़ है, जो उनका छोटे छोटे कणों का जो पदार्थों का जो जमाव है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है करेवा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो कश्मीर हिमालय है आपका, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी को देखा था उसमें हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन को कवर किया था, यानी कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा था जो नदियों के आधार पर किया गया है। उसमें हमने देखा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वही कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। 560 किलोमीटर में इसका विस्तार था। जो कश्मीर हिमालय है आपका वह करेवा के लिए फेमस है और यह किसकी खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है? केसर की खेती के लिए। तो 2 सवाल बनते हैं, करेवा के लिए प्रसिद्ध हिमालय कौन सा है? कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय केसर की खेती के लिए अच्छा है? तो आप कहेंगे कश्मीर हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी और नागा क्या है? तो देखिए, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी और नागा ये क्या है? ये है आपके भारत में उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, इन नामों से ज्यादा आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उन पहाड़ों के नाम, पहाड़ियों के नाम इन जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नाम आपको देखने को मिलते हैं, अबोर पहाड़ी भी है, मिश्मी पहाड़ी भी है, नागा पहाड़ियां हैं, डफला पहाड़ियां हैं, लेकिन ये जो नाम पड़े हैं ये जनजातियों के नाम पर पड़े हैं। तो ये आपकी क्या है? ये जनजातियां हैं। सीधे आपने पहाड़ी चोटियों पर टिक नहीं करना है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियां हैं उनमें मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, नागा ये सारी शामिल हैं। खासी हो गई, गारो हो गई, ये सारी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? जनजातियां। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इनमें से कौन से बंदरगाह हैं आपके जो पश्चिमी तट पर हैं और जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं? ठीक है, सबसे पहले पारादीप की बात करते हैं। जो पारादीप बंदरगाह है आपका, ये प्राकृतिक बंदरगाह तो है लेकिन ये उड़ीसा में है और उड़ीसा आप जानते हैं उड़ीसा भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। आपको पश्चिमी क्षेत्र के बताने हैं, पश्चिमी तट के बताने हैं, तो पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया। मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई में पड़ता है यानी पश्चिमी तट में पड़ता है। तो आपका पहला आ जाएगा दूसरा। मंगलौर की बात करते हैं। जो मंगलौर बंदरगाह है आपका, ये कर्नाटक में स्थित है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, तीसरा भी सही है।
विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी इस तरफ यह आपका स्थित होगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह तो है लेकिन यह पूर्वी तट पर है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। कांडला बंदरगाह की बात करें तो गुजरात में यह स्थित है, कच्छ की खाड़ी में है। इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। ठीक है, तो गुजरात की साइड है, यानी ये भी आपके पश्चिमी तट पर है, यानी पांचवा भी आपका सही है। तो आपका जो विकल्प सही बना वो 2, 3, 5 बना। इसको आपने यहां पर ढूंढना है, 2, 3, 5 आपको यहां पर मिल गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो डीपीएसपी इनमें से कौन कौन है वो आपने बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डीपीएसपी के बारे में भी संविधान वाली वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी। किस आर्टिकल में, किस भाग में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है? तो संविधान का भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए इनमें देखते हैं कौन कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है। पहला दिया है समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में आता है। आपका बिल्कुल सही है। डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से 51, तो 44 में है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। मद्यपान निषेध ये किस में आता है? क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? देखिए डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 47। इसमें कहा गया है कि जीवन स्तर की स्थिति बेहतर करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार को इस क्षेत्र में कार्य करना है। जीवन स्तर की स्थिति बेहतर करने में क्या क्या शामिल है कि जो आपके नशीले पदार्थ हैं या जो हानिकारक चीजें हैं, सरकार उन पर रोक लगाए। तो सीधा सीधी चीज ये है कि मद्यपान निषेध भी डीपीएसपी का पार्ट है, 47वें आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, जो घरेलू उद्योग हैं हमारे, इनको बढ़ावा देगी सरकार। कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्योग है, घरेलू उद्योग है उनको। तो ये बात किसमें कही गई है? ये बात आर्टिकल 43 में कही गई है, यानी ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। पशुओं को मारने पर रोक, तो हमारे उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात कही गई है। यह भी डीपीएसपी का पार्ट है। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, यह आपके आर्टिकल 40 में है, यानी यह भी डीपीएसपी का पार्ट है। तो उपयुक्त सभी आपके डीपीएसपी के पार्ट हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित करी गई थी? भारत के उद्योग जब हमने कवर किए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, उसमें हमने देखा कि वस्त्र उद्योग जो है वो देश का कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। सबसे ज्यादा रोजगार कहां से मिलता है? कृषि क्षेत्र में, उसके बाद वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलता है। भारत की जो पहली सूती कपड़ा मिल लगी थी, ये लगी थी 1854 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में इसकी स्थापना करी गई थी, कवास जी डाबर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर सवाल होता कि पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित करने का प्रयास कब किया गया, तब आप कहेंगे 1818। जो पहली सूती कपड़ा मिल थी वो 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर नामक एक जगह है, वहां पर लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रही। पहली जो सफल रही उसी का वर्ष पूछा जाता है, 1854 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो मुंबई है जहां पर यह पहली मिल लगी थी, आज मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि का प्रावधान किसमें किया गया है? तो देखिए यूपीएससी और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं उनमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, उनकी पदावधि किसमें बताई गई है? ये बताई गई है आर्टिकल 316 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 315 से लेकर 323 तक है। आर्टिकल 315 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए भी अपने अपने लोक सेवा आयोग होंगे। वो बात 315 में कही गई है। 316 में इनके सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनके बारे में बताया गया है। 317 में किसी सदस्य को हटाना या निलंबित करना, उसके बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग के क्या कर्तव्य हैं, क्या कृत्य हैं इनके, वो बताया गया है आर्टिकल 320 में, और ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। एक तरफ आपको कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो कथन किसने कहे हैं उनके नाम दिए गए हैं। कौन सा वाला कथन और कहने वाला यहां पर सही है, चलिए मिलाते हैं। पहला,
कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? कि यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? यह आपका गलत हो जाएगा, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन डफरिन ने कहा था। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। कांग्रेस आंदोलन लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था, क्या यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था? यह गलत हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। जो ये वाला कथन है कि कांग्रेस आंदोलन लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था, यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, क्या यह अरविंद घोष ने कहा था? यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, क्या इसे 3 दिन का तमाशा लाला लाजपत राय ने कहा था? गलत हो जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों को, कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार घोष ने कहा था। ठीक है। तो आपका यहां पर पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पांचवा भी गलत है। केवल दूसरा और चौथा आपके कथन यहां पर सही है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के बारे में कथन कहा था कि यदि हम मेंढक की तरह साल में एक बार यहां पर टटराएंगे तो भारतीयों को कोई लाभ इससे नहीं होगा। कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ नेशन इन मेकिंग यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में आती हैं, उनको नोट करें। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल विभाजन का शुरुआती विरोध किसने किया था? शुरुआती नेतृत्व जो आंदोलन चले उनका किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लेकर इस बात को भी ध्यान रखना, सिविल सेवा से बर्खास्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इन्होंने किया था। ठीक है। इन्होंने ही अपने साथी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय संघ कहा जाता है, उसका गठन किया था 1876 में, और इसी संस्था को कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं। ठीक है। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये 1895 और 1902 में 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, काकोरी जो कांड हुआ था इसकी डेट आपसे पूछी जाती है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। हुआ क्या था? लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जो जा रही थी उसको काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने का एक प्लान बनाया गया था। इसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था और उसी को लूटने का यहां पर प्रयास था। ये जो पूरी योजना थी, ये जो पूरा विचार था, वो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इनको, इनके साथियों को बाद में पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा दी गई। 4 इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जिनको काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी होती है, जिसमें पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल। इनको फांसी की सजा गोरखपुर जेल में दी गई थी। 1927 में इन सभी को फांसी दी गई। दूसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी, उनको गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई। तीसरे थे अशफाक उल्ला खान, उनको फैजाबाद जेल में फांसी की सजा मिली। और चौथे थे रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद जेल में सजा दी गई। तो इनके जेल भी पूछे जाते हैं, किस घटना से ये जुड़े हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए इसका विरोध किया गया था कि इसमें सातों के सातों कौन हैं? अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं हैं। भारतीयों को किसकी सलाह पर इसमें से बाहर किया गया था? यह किया गया था उस समय के वाइसरॉय इरविन की सलाह पर। यानी इरविन का ही सुझाव था कि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल न किया जाए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बर्कनहेड उस समय भारत सचिव था और इसी ने कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को उस समय
अपना एक संविधान बनाने की चुनौती दी थी कि आप ऐसा संविधान बनाइए जिसे सारे लोग स्वीकार कर ले। उसी के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम आता है। जॉन साइमन इस कमीशन का अध्यक्ष था। क्लेमेंट एटली की बात करें, साइमन्स कमीशन में जो 7 अंग्रेज थे उनमें एक व्यक्ति क्लेमेंट एटली भी था और यही व्यक्ति बाद में जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। लेबर पार्टी से इसका संबंध था। जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यही था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भाषा में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किस भाषा में? यह है इसका सिंधी भाषा में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की बात कर रहा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कौन सा वाला विकल्प सही है। पहला, इसकी स्थापना 1924 में लखनऊ में करी गई। पहला कथन आपका गलत है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में तो होती है, साल तो सही है, लेकिन इसकी स्थापना लखनऊ में नहीं कानपुर में करी गई थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। क्यों गलत है? हमने उसको देखा। इसके प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो प्रमुख थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्र सान्याल थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल जरूर थे, इसके सदस्य जरूर थे, लेकिन प्रमुखों में इसमें कौन आते हैं? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसका मुख्यालय आगरा में था। यह आपका बिल्कुल सही है। गठन कानपुर में हुआ, लेकिन इनका जो मुख्यालय था वो आगरा था। ठीक है, 1927 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसके साथ ये जो एस यहां पर जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, 1927 में नहीं 1928 में जोड़ा गया था। तो चौथा भी आपका गलत है, केवल तीसरा वाला आपका सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ब्रिटिश काल की 4 घटनाएं यहां पर दी गई हैं। पहला आपको दिया है सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? 1850 में हुआ था, डलहौजी के काल में। झांसी का विलय कब हुआ था? झांसी का विलय 1853 में हुआ, डलहौजी के काल में। पंजाब का विलय 1849 में हुआ, डलहौजी के शासनकाल में। बर्मा का विलय हुआ था 1885 में, डफरिन के काल में। ब्रिटिश साम्राज्य का जो आखिरी अंतिम विस्तार हुआ था वो यही था कि बर्मा का विलय भारत में किया गया। तो इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ है? 1849 में पंजाब का विलय यानी 3, उसके बाद सिक्किम का विलय यानी 1, उसके बाद झांसी का विलय यानी 2 और फिर आपका बर्मा यानी 4। 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। 3 1 2 4 यहां पर आपको मिला। 3 घटनाएं जो हुई शुरुआत की वो डलहौजी के काल में और एक घटना हुई वो आपके डफरिन के काल में। तो इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के फैक्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।